रूपधर की यात्राएं पार्ट 1। मोहन ट्रॉय नगर के राजा वर्धन का पुत्र था। उसने ग्रीक राजा प्रताप की पत्नी भुवनसुंदरी का अपहरण किया। उसे पाने के लिए ग्रीक नौकाओं में निकल पड़े। ट्रॉय नगर को घेरा। 10 सालों तक लड़ाई होती रही। काठ के विराट घोड़े में छिपकर ट्रॉय नगर में ग्रीकों ने प्रवेश किया, नगर पर विजय पाई, फिर उसे जला भी डाला। भुवनसुंदरी नामक ग्रीक पुराण गाथा में आप सब ने यह सुना है। ट्रॉय पर आक्रमण करने वाले ग्रीक योद्धाओं में रूपधर भी एक था। ज्योतिषों ने उसके युद्ध में जाने के पहले ही कह दिया था कि वह 20 सालों तक स्वदेश नहीं लौटेगा। उन 20 सालों में से 10 साल तो ट्रॉय के घेरवे में ही लग गए। शेष 10 सालों में रूपधर के जीवन में बड़ी ही विचित्र घटनाएं घटी। रूपधर की नौकाएं ट्रॉय तट को छोड़कर जब से निकली तब से उल्टी हवाएं चलने लगी। नौकाओं को जाना था दक्षिण की दिशा में, किंतु वे उत्तर की ओर चल पड़ी और इस्मरोस तट पर पहुंची। यह किकोलियनों के रहने की जगह थी। रूपधर की सेनाएं नगर पर टूट पड़ी और उसे ध्वंस कर दिया। सैनिकों ने नगर की स्त्रियों, पशुओं और संपत्ति को आपस में बांट लिया। रूपधर ने उनसे कहा, जितनी जल्दी हम यहाँ से निकल पड़ेंगे उतना ही अच्छा है। पर सैनिक उसकी बातों को सुनने और उन पर विचार करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि नगर में उन्हें बहुत ही रुचिकर तथा विचित्र पेय मिला। सब ने खूब पिया और समुद्री तट पर जानवरों को जलाकर खाने के प्रयत्नों में तल्लीन हो गए। इतने में नगर से भागे किकोनियन दूसरे गांवों में गए। वहाँ से वे असंख्य योद्धाओं को ले आए। उनमें से बहुत से ऐसे योद्धा थे जो रथ में खड़े होकर लड़ने की शक्ति रखते थे। ज़रूरत पड़े तो ज़मीन पर भी खड़े होकर वे साहसपूर्वक युद्ध करने की शक्ति रखते थे। सवेरे सवेरे किकोनियन योद्धा टिड्डियों के दल की तरह रूपधर की सेना पर टूट पड़े। घमासान लड़ाई हुई। किकोनियनों की संख्या अधिक थी। समय के साथ साथ रूपधर की सेना की संख्या कम होती गई। बहुत से ग्रीक सैनिक मारे गए। बाकी विलंब किए बिना नौकाओं में कूद पड़े और वहां से निकल भागे। समुद्र में थोड़ी दूर जाने के बाद पूर्वी दिशा से जोर की हवा चलने लगी। भूमि और समुद्र दोनों तरफों से नीले मेघों से आकाश आच्छादित हो गया। अंधेरा छा गया। उस जोर की हवा के कारण पाल उभर आए और वायुवेग से नौकाएं दिशाहीन जाने लगी। देखते देखते प्रबल हवा के सामने पाल टिक नहीं पाए और फटते जाने लगे। रूपधर को डर लगा कि किसी के भी प्राण की खैर नहीं। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि पाल उतार दिया जाए और नौकाएं तट पर लाई जाए। बड़ी मुश्किल से वे नावों को किनारे पर ले आ पाए। 2 दिनों तक आंधी के रुक जाने की प्रतीक्षा की। 2 दिन सूरज का प्रकाश ही नहीं देखा। तीसरे दिन सवेरे जब उन्होंने अरुणोदय देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने पाल के स्तंभों को फिर से उठाया और नए पाल भी बांधे। तब उनके प्रयत्नों के बिना ही नावें वायुवेग से पानी में जाने लगी। 4 दिनों की यात्रा के बाद रूपधर की नौकाएं मलयाग्र पहुंची। उसके उत्तर में जाने पर रूपधर स्वदेश इथाका पहुंच सकता था। हवा का जोर भी कम होता गया। रूपधर ने आज्ञा दी कि नौकाएं आगे बढ़े, पर इतने में फिर से जोर की हवा चलने लगी। नौकाओं पर मल्लाहों का वश न रहा। वे कितीरा की तरफ जाने लगे। 9 दिन और 9 रातों तक वायुदेव रूपधर की नौकाओं से गेंद की तरह खेलता रहा। 10वें दिन वे एक किनारे पर पहुँचे, किंतु अधिक दिनों तक वे यहाँ नहीं रह पाए। सैनिक मन ही मन झल्ला भी रहे थे। वे स्वदेश शीघ्र ही लौटना चाहते थे, किंतु वातावरण इसके अनुकूल नहीं था। उन्हें भय होने लगा कि मालूम नहीं कि कब तक हम इस प्रकार घूमते ही रहेंगे। उन्हें अपने परिवार की चिंता सताने लगी। इस विलंब पर वे रूपधर को जिम्मेदार भी ठहरा नहीं सकते, क्योंकि वातावरण के कारण वह भी असहाय था। इस तट पर रहने वाले लोग एक प्रकार के फल खाते हैं। वे शहद की तरह मीठे होते हैं। उनमें ना ही बीज होते हैं, ना ही गुठलियाँ होती है। उनको खाने से आदमी पुरानी बातें भूल जाता है। अफीम खाए हुए आदमी की तरह मस्त रहता है।
अपनी दुनिया में खो जाता है। उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। अपने परिवार या संतान की उसे याद नहीं आती। जो सामने है उसी से बातें करता रहता है और फल खाता जाता है। उसी आनंद में अपने को लुटाता है। उसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है और वह सोचने की शक्ति खो देता है। यह बात रूपदर को मालूम नहीं थी। उसने और उसके अनुचरों ने तट पर खाना बनाया और खाया। इसके बाद रूपदर ने 3 सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ और देखकर आओ कि इस तट पर किस प्रकार के लोग रहते हैं। वहाँ के लोगों ने इन ग्रीकों की कोई हानि नहीं पहुँचाई, उल्टे उन्हें खाने के लिए फल दिए। उन्हें खाते ही रूपदर के आदमी भूल गए कि हम किस काम पर यहाँ आए हैं। वे उन फलों का मज़ा लूटने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब उसके आदमी वापस नहीं लौटे, तो अपने कुछ सैनिकों को लेकर उन्हें ढूंढते हुए रूपदर वहाँ आया। वहाँ आने पर उसे असली बात मालूम हुई। वहाँ की जनता ने उसे भी खाने के लिए फल दिए, परंतु रूपधर ने नहीं खाया। उसे शंका हुई कि इन फलों के कारण ही उसके सैनिकों की ऐसी स्थिति हुई है। उन सैनिकों को उसे ज़बरदस्ती अपनी नौकाओं के पास ले आना पड़ा। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, हम यही रहेंगे, हमें छोड़ दो, हमें यही अच्छा लगता है। रूपधर ने उन्हें रस्सियों से बंधवाया और नौकाओं में डलवा दिया। वह समझ गया कि अभी और यहाँ ठहरना खतरनाक है। वह अपने सैनिकों के साथ तक्षण ही नौकाओं में निकल पड़ा। थोड़े दिनों तक वे समुद्र में यात्रा करते रहे। एक दिन एक समुद्री तट पर वे पहुंच गए। ग्रीकों को मालूम नहीं था कि वे किस देश पर आकर रुक गए, क्योंकि आकाश में चांद था, पर वह घने मेघों से घिरा हुआ था। इसके अलावा समुद्र पर कोहरा फैला हुआ था, अतः उन्हें कुछ भी ठीक तरह से दिखाई दे नहीं रहा था। उन्होंने निर्णय कर लिया कि जो भी हो कल देखा जाएगा। उन्होंने पाल उतार दिए और समुद्र के किनारे आकर रेत में मस्त सो गए। सवेरे जब उठे तो लगा कि यह प्रदेश कोई द्वीप है। वे प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन करते हुए खूब घूमते रहे। उन्हें एक प्रकार से आनंद हो रहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। यहाँ हमारे कोई शत्रु भी नहीं है जो हम पर आक्रमण कर बैठे। लड़ते लड़ते वे थक भी गए थे। लड़ाई से उन्हें नफरत हो गई। इस शांत व सुंदर वातावरण में वे सुख की सांस लेने लगे। उस द्वीप में तरह तरह के अनेकों फल वृक्ष थे। असीम अंगूर की लताएं फैली हुई थी। भूमि बड़ी ही उपजाऊ थी, किंतु कहीं भी खेती होती सी दिखाई नहीं दे रही थी। जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, इसलिए हल चलाए बिना ही अनेकों प्रकार के अनाजों की उत्पत्ति की जा सकती है। अपनी नौकाओं को छोड़कर बहुत दूर तक जाने के पहले ही उन्हें जंगली बकरियां दिखाई पड़ी। वे तुरंत अपनी नौकाओं के पास दौड़े और धनुष, बाण, बिच्छियां आदि आयुध ले आए। उनसे उन्होंने कुछ बकरियों को मारा और पकाकर दिन भर मज़े से खाते रहे। रूपधर के साथ 12 नौकाएं थीं। 9-9 बकरियों के हिसाब से हर एक नौका को मिली। उस दिन वे अपनी नौकाएं छोड़कर नहीं गए। उन्होंने वहाँ से देखा कि दूरी पर प्राणी रह रहे हैं। शाम को उन्होंने देखा भी कि कहीं कहीं से रसोई घरों से निकलने वाला धुआं निकल रहा है। बकरियों और भेड़ों की आवाज़ें भी उन्हें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सवेरा होते ही रूपधर ने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, मैं कुछ सैनिकों के साथ इस नौका में बैठकर उस द्वीप में जाऊंगा और देख आऊँगा कि वहाँ के निवासी सभ्य नागरिक है या पहाड़ी जाति के। जानने के बाद निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए। जब तक मैं नहीं लौटूंगा तब तक तुम लोग यहाँ से हिलो मत। नौकाओं की रक्षा करते रहना। थोड़ी दूर जाने के बाद रूपधर ने देखा कि बहुत ही दूर पर एक टीले पर गुफा है। लताएं उस पर फैली हुई है। उसके चारों ओर चार दीवार जैसी एक दीवार है। उसमें बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर और वृक्षों के तने हैं। रूपधर ने अपनी नौका गुफा के सामने रोकी। अपने नाविकों में से 12 साहसी वीरों को चुना और बकरी के चमड़े की एक थैली में विचित्र पेय भरकर गुफा की तरफ निकल पड़ा।
वह अद्भुत पेय था। रूपधर ने जब स्मारोस पर चढ़ाई की थी तब वहाँ के एक पुजारी उसकी पत्नी व उसकी संतान को नहीं मारा, उन्हें छोड़ दिया। फलस्वरूप उस पुजारी ने अनेकों थैलियों में अद्भुत शराब भरकर उसे भेंट के रूप में दी। चांदी और सोना भी दिया। उस पुजारी ने कहा कि इस शरबत में इससे 20 गुना पानी अधिक मिलाकर पीता हूँ, तभी उसकी सुगंध व माधुर्य का पता चलता है। रूपधर और उसके साथी जल्दी ही गुफा के पास पहुँचे, किंतु गुफा में कोई नहीं था। वह बहुत ही बड़ी गुफा थी। वह बहुत ही बकरियां थी। बड़े बड़े बर्तन दूध से भरे हुए थे। रूपधर ने अनुचरों से कहा, यह दूध और मलाई लेकर चलते हैं। एक ने कहा, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, इन बकरियों को भी लेकर जाएंगे। किंतु रूपधर इसके लिए तैयार नहीं था। उसने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उन सब ने पेट भर मलाई खाई। फिर वे उस गुफा में रहने वाले प्राणी का इंतजार करने लगे। रूपधर को मन ही मन शंका हो रही थी कि शायद यहाँ मनुष्य नहीं रहते। पता नहीं यह किस प्रकार के प्राणी का निवास स्थल है। वह मनुष्य की तरह बोल पाएगा नहीं कि नहीं। कहीं वह भयंकर प्राणी हो तो शायद हम पर हमला कर दे और हमें नष्ट पहुँचाए। इन शंकाओं में डूबा हुआ वह इस निश्चय पर पहुँच गया कि जो भी हो देखा जाएगा। रूपधर स्वभावतः निडर था। वह किसी भी स्थिति का सामना करने की शक्ति रखता था। उसकी बुद्धि भी पैनी थी। अपनी बुद्धि के बल पर ही तो उसने काट के घोड़े का निर्माण करवाया और ग्रीकों को विजय दिलाई। साहसी रूपधर भी अपने इतर सैनिकों के साथ आगंतुक की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर वह प्राणी आ ही गया। ग्रीकों ने पहले उस प्राणी को देखा नहीं था। बहुत ही बड़ी ध्वनि के साथ कोई चीज़ गुफा में आकर गिरी। वह थी सूखी लकड़ियों की एक गठरी। फिर इसके बाद असली प्राणी झुककर गुफा में आया। बिल्ली को देखकर चूहे जिस तरह दौड़ पड़ते हैं, उसी तरह ग्रीक सैनिक उस आदमी को देखकर तितर बितर हो गए। किंतु रूपधर अन्यों की तरह भयभीत नहीं हुआ। वह भी इसलिए छिप गया क्योंकि वह देखना चाहता था कि आखिर यह कौन है। क्या इसके साथ कोई और है? इसमें कितनी शक्ति है? उससे लड़कर जीतना संभव है? अगर वह हमला कर बैठे तो क्या करना चाहिए? प्राणी जो आया था ताड़ के पेड़ के समान ऊंचा था। उसके माथे पर एक ही आंख थी जो आग की तरह जल रही थी। उस आदमी ने बकरियों के एक बड़े झुंड को गुफा में हाँका। फिर एक बहुत ही बड़े पत्थर से गुफा को ढक दिया। वह पत्थर इतना भारी था कि 40 बैल भी उसे हिला नहीं सकते। फिर उसने बकरियों का दूध दुहा। वह आदमी फलालोचन जाति का था। इस जाति के बहुत से लोग इस प्रांत में है। इनका कोई सामाजिक जीवन नहीं होता। अपने सुख दुख अपने ही तक सीमित है। हर कोई अपनी अपनी गुफा में ही रहता है। दूसरे के बारे में वे कभी सोचते तक नहीं। ये फफलाचन खेती नहीं करते। वहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए खेती किए बिना ही आहार पदार्थ उन्हें मिल जाते हैं। ये राक्षस साल में एक बार फसल काट कर लाते हैं। बाकी समय भेड़ों और बकरियों को चराने के लिए मैदान में ले जाते हैं। पौष्टिक घास चरकर वे जंतु बहुत ही हष्ट पुष्ट होते हैं, बहुत ही दूध देती है। उन्हें चराने के अलावा इन फलालोचनों को कोई काम नहीं होता। यद्यपि ये राक्षस पीढ़ियों दर पीढ़ियों से समुद्र के किनारे रह रहे हैं, परंतु इन्हें छोटी नौकाएं बनाना भी नहीं आता। अपना निवास स्थल छोड़कर समुद्र की यात्राओं से ये अवगत नहीं है। इस कारण नागरिकता से ये बिल्कुल ही अनभिज्ञ है और इस प्रकार का दुर्भर जीवन बिता रहे हैं। ग्रीकों ने जिस गुफा में प्रवेश किया, उस गुफा के फलालोचन के दुहे दूध में से आधा भाग मलाई बना दी और एक टोकरी में रख दी। बाकी दूध शायद पीने के लिए बर्तनों में उंडेल दिया। फिर इसके बाद उसने चूल्हा जलाया। उस आग में उसकी अकेली आंख को ग्रीक दिखाई पड़े। वह एकदम चौकन्ना हो गए। राक्षस अपनी आंख को भयंकर रूप से इधर उधर घुमाते हुए पीछे मुड़कर चिल्ला पड़ा, तुम लोग कौन हो? उसकी चिल्लाहट से गुफा प्रतिध्वनित हो गई। कहानी और है।